नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। हम बात करने वाले हैं आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के वायसराय के ऊपर, जिसमें प्रमुख रूप से हम आज बात करेंगे लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन II के बारे में। इसके पहले के जो भी वाइसराय या गवर्नर जनरल रहे हैं उनके ऊपर हम वीडियो लेकर आ चुके हैं और इसी सीरीज़ में ही ये हमारा जो है आज का 10वां लेक्चर है। अर्थात हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और फिर भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय की बात कर चुके हैं और इसी क्रम में आज हमारा जो है लीटन और रिपन को पढ़ना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बात करते हैं प्रमुख हमारे टॉपिक के बारे में। तो इसके पहले हम देख चुके हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनको हम विभिन्न भागों में लेकर आए हैं। इतना हम सब कुछ देख चुके हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे लॉर्ड लीटन की, जिनका की टाइम पीरियड जो रहा है 1876 से 80 के बीच रहा है। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच में, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच में, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के बीच में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 के बीच में। और इसके बाद हम क्रमशः बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आप देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन वगैरह जो भी है, माउंटबेटन तक हमें बात करनी है जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इनके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे तो आप जानेंगे कि इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वाइसराय या गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में रही थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि हम इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे जो MCQ फॉर्म में होगा और जिसमें ओवरऑल हम सभी वाइसराय की बात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड लीटन के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1876 से 80 के बीच में। जो लॉर्ड लीटन थे ये भारत के वाइसराय के पद पे नियुक्त हुए थे और ये एक प्रकार के लेखक माने जाते थे और इनको ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इनका एक नाम और भी है ओवन मेरिडिथ, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार थे और साहित्य अकाउश में इन्हें जो है ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। जब ये अपने टाइम पीरियड में जब ये वाइसराय रहे थे तो उस समय पर काफ़ी अकाल पड़े थे। मुंबई में, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में कहीं अकाल पड़े थे। इसलिए इन्होंने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। हमने देखा है कि कितने ही वाइसराय ने जो है अकाल के जांच के लिए जो है अकाल आयोग की नियुक्ति की है। तो यहाँ पर लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, ठीक है, केसरी नहीं है वो, केसर ए हिंद है, ठीक है, इसको होना चाहिए केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और करने के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अर्थात जब भयंकर अकाल पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उस दौरान ये जो महाशय है यह दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा थी 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी भारतीयों के लिए। इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की और 1878 में इसने समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, जिसको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से हम जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। जब हम भारतीय समाचार पत्रों की बात करेंगे तब वहाँ पर हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम ये लेकर आया, ठीक है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लेकर आया, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कहीं कहीं आप ये नाम भी पढ़ेंगे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, 1878 में। और इस एक्ट के तहत ये था कि जो भी भारतीय समाचार पत्र हैं, ठीक है, राष्ट्रवादी समाचार पत्र, स्पेशली सोम प्रकाश, उस समय सोम प्रकाश ने नाक में दम करा हुआ था इनके, तो जो भारतीय समाचार पत्र हैं वो अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छापता है तो सरकार उसकी
तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति क्या है, जब्त कर सकती है। मतलब किसी भी प्रकार के अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर कोई कंटेंट प्रिंट होता है तो ये उसको सामग्री जब्त कर लेगी, उसको बंद कर लेगी। अर्थात ये समाचार पत्रों पर जो है को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था, जिसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ महान व्यक्ति ऐसे भी थे जिसने इस बात का समर्थन किया था, और वो है पायनियर अखबार। ये 78 है, ठीक है। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या है, समर्थन किया था। अगर हम लीटन के समय की बात करें तो 1878 में इसके समय पे भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत शस्त्र रखने में व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। और द्वितीय अफगान युद्ध जो कि 1878 से 80 के बिटवीन हुआ था, इसके इस कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। तो ये हमने बात करी लॉर्ड लीटन की। अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 के बीच में रहा था। लॉर्ड रिपन की बात कहें दोस्तों तो इन्होंने भारत के प्रति जो है अपने उदारीकरण की नीति को अपनाई थी। इनका जो नज़रिया था वो उदारी नेचर का था, ठीक है। और इन्होंने कई सुधार कार्य जो है भारत में किए थे। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। और जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो लोगों ने इन्हें बड़े ही प्रेम से जो है विदाई दी थी। ये काफ़ी जो है अच्छे माने जाते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो लॉर्ड रिपन की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जो इनके पहले लीटन साहब थे उन्होंने क्या करा था, जो सिविल सेवा परीक्षाओं की आयु थी वो 21 से घटाकर 19 कर दी थी। तो इन्होंने 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दिया, ठीक है। जो रिपन है इन्होंने जो सिविल सेवा में एग्ज़ाम का जो एज है वो 19 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 वर्ष कर दिया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में 73 और 74 अमेंडमेंट पढ़ते हैं तब हमें उसका मतलब जो है समझ में आता है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी, कब करी, तो 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून जो है बनाए गए थे। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी शुरुआत थी। और इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। हमने आपको बताया है कि लीटन के टाइम पे इसने क्या करा था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया था, जिसके तहत इसने समाचार पत्रों पर कुछ आपत्ति लगाई थी, जो हम कहें कि उसको प्रतिबंधित करा था कुछ मामलों को लेकर। तो इसने क्या करा, 1882 में अर्थात उसके 4 साल बाद ही क्या करा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया। इन्हीं के समय से 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है कराई गई थी, और तब से लेकर आज तक जो है नियमित जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। 1881 है तो एक वाली टर्म पे चलती है। और 1881 की जनगणना में अगर हम बात करें 1881 की जनगणना की, तो हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था उस समय, ठीक है। हमें पता है राजपूताना भी एक प्रकार की रियासत थी, हैदराबाद भी रियासत थी। तो नियमित जनगणना इनके द्वारा कराई गई थी। और सबसे पहली बार जनगणना किसके समय पर हुई थी, तो ये भी आपको बताया है कि 1872 में जो लॉर्ड मेयो है, मेयो ने जो है सर्वप्रथम जनगणना कराई थी। और भारत के संपूर्ण भागों का हालांकि उस समय पे प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत का भाग जो है, जब मेयो ने जनगणना कराई थी, कितना परसेंट भारत, 20% भारत छूट गया था। और नियमित जनगणना किसने कराई, तो लॉर्ड रिपन ने करवाई। और ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। पर इनके समय पर जो है इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया 1881 में। इसमें क्या किया गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जरा आप सोचिए कि ये प्रतिबंध लगा रहे हैं 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे काम करने पर, तो कितने छोटे बच्चे जो है कारखानों में काम करा करते होंगे। यानी कि भारत की उस समय पर कितनी गरीबी रही होगी, या जो जिनका शोषण किया जा रहा होगा उनके क्या हाल होंगे। शायद उनको 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता होगा।
और अब जब आप ज़मींदारों के या जो शोषण पद्धति पढ़ते हैं, जो स्थायी बंदोबस्त पढ़ते हैं, कर का उनका जो वसूलीकरण पढ़ते हैं, तो आप समझेंगे कि उस समय कितनी क्रिटिकल जो है परिस्थितियाँ रही होगी। 7 वर्ष का बच्चा क्या समझता है। और फिर इन्होंने जो है 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करना जाना जो है प्रतिबंधित कर दिया। आजकल तो 20 साल के बच्चे कुछ नहीं करते, 7 से 12 वर्ष के बच्चे करते होंगे, तभी ये सिचुएशन आई होगी। तो 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करना जो है इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि ये एक्ट जो है चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती होंगी। किस पे नहीं था? चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पे। तो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इस पर ये लागू नहीं था। शोषण किया जाता था उस समय की जनता का, अमीर वर्ग के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। विलियम हंटर की अध्यक्षता में इन्होंने जो रिपन साहब है, इन्होंने शैक्षिक सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर का हमने जब आपको इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की है, जब हमने आधुनिक भारत में शिक्षा वाले टॉपिक को समझाया था, उसके ऊपर हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डीप में समझना चाहते हैं, वुड डिस्पेच भी वहीं पे समझाया था, तो वहाँ पर इसको हमने अच्छे से समझाया हुआ है। बस अभी आपके लिए को ये एक लाइन दिख रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रिपन के टाइम पर या इन्होंने ही जो है हंटर की अध्यक्षता में जो है शैक्षिक सुधारों के लिए एक आयोग गठित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिबन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। आप समझ गए होंगे कि भारत को उद्धारक की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को खत्म किया था। ठीक है, या सबसे बड़ी बात, इन्होंने एज के क्राइटेरिया को खत्म करा था। और देखा हमने कि किस प्रकार से इन्होंने कारखाना अधिनियम में जो है बच्चों मतलब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया था, शैक्षिक सुधार किए थे। तो और काफ़ी इनका जो है बहुत ही पॉलाइट नेचर रहा था भारत की जनता के प्रति, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत के किसकी संज्ञा दी? उद्धारक की संज्ञा दी, अर्थात भारत का उत्थान करने वाला, उनका जो है हित पहुंचाने वाला। अब इसी प्रकार से लॉर्ड रिपन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो इनके कार्यकाल में सबसे चर्चित रहा, इल्बर्ट विधेयक। हाल ही के दिनों में दोस्तों आप जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, करोड़ों लोगों ने फॉर्म डाले थे। वहाँ पर इस वाला जो टॉपिक हम जो समझ रहे हैं, गवर्नर जनरल वाइसराय कह दीजिए, यहाँ से हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, इल्बर्ट विधेयक किसके समय पर आया था, मतलब किस वाइसराय के समय पर आया था, तो उसका आंसर क्या होगा? तो हमको पता है इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। अब हम जानते हैं कि इल्बर्ट विधेयक क्या है। तो दोस्तों जो भारत की न्यायपालिका थी उस समय पर, वो काफ़ी भेदभावपूर्ण थी। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वहाँ पर क्या है कि अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति अपराध करता है तो भारतीय व्यक्ति उसकी दलील नहीं कर सकता, उसके लिए न्याय जजमेंट नहीं कर सकता है, उसके लिए भी यूरोपीय ही व्यक्ति करेगा। और आपने जो नील आंदोलन हुआ था एक समय पर 1859 पर, वहाँ पर भी किसानों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो जज थे उन्होंने किसानों को ही दोषी ठहराया था। तो ऐसे बहुत सारे उनके भेदभावपूर्ण जो है उस समय पे डिसीजन रहे हैं। तो रिपन ने क्या करा कि 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक लाया। अर्थात यूरोपियों के विरुद्ध भी भारतीय न्यायाधीश जो है मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जो यूरोपवासी थे उन्होंने इसका प्रबल विरोध करा, और क्योंकि वो गोरे लोग होते थे, गोरे चिट्ठे अर्थात अंग्रेजों ने ही इसका विरोध करा, इसीलिए इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इल्बर्ट विद्रोह जो होता है कहलाता है। हालांकि इस विद्रोह के बाद फिर इसको जो है कैंसिल कर दिया गया था, किसको? इल्बर्ट विधेयक को। यूरोपियों ने तो इस विषय में ये तक कहा था कि भारत और लंदन में इसको बहुत विरोध किया, और कहा कि क्या हमारा निर्णय काले लोग करेंगे? क्या वे हमें जेल भेजेंगे? क्या वे हम पर आज्ञा चलाएंगे? कभी नहीं, यह असंभव है। यह अधिक अच्छा है कि भारत में अंग्रेजी राज्य ही समाप्त हो जाए। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी। उनको इतना ना पसंद था यहाँ के जो पर्सन है उनसे अपना जजमेंट करवाना। तो इल्बर्ट विधेयक के बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था। अपने एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना,
शब्दों से नहीं। बहुत बड़ी बात थी। और इनके समय पर 1881 में अफगानिस्तान के साथ जो है संधि भी की गई थी। और इनके शासनकाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने क्या करा था, जहाँ पर अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्य को किसी न किसी नीति के तहत हथिया लिया, हड़प लिया, कब्जा कर लिया, चाहे वो हड़प नीति हो डलहौजी की, चाहे वो वेलेज़ली की ज़बरदस्ती की सहायक संधि हो। इस प्रकार से कई बार किया गया था कुशासन का कि अवध पर आरोप लगाकर जागीर हड़प ली थी। तो वहीं पर जो रिपन थे उन्होंने मैसूर के जो शासक थे उनको उनका राज्य लौटा दिया था। ठीक है, उनको क्या करा था, उनका राज्य लौटा दिया था। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1831 ईस्वी में कुशासन के दोषारोपण के अधीन बेंटिक ने मैसूर का विलय करा था। ठीक है, विलियम बेंटिक ने क्या करा था, मैसूर को विलय कर लिया था। कालांतर में सरकार को जब पता चला कि अत्याचारों के समाचार के बहुत मतलब ज़्यादा ही अत्याचार किए गए थे, तो कंपनी ने अपने निर्णय को बदलना उचित नहीं समझा। रिपन ने क्या करा, इस न्याय को सुधारने की भावना से जो राजा था, हालांकि वो तो स्वर्गवासी हो गया था, मर गया था, लेकिन उसके दत्तक पुत्र को इसने मैसूर पुनः लौटा दिया था। तो मैसूर के शासकों को मैसूर लौटाना भी अपने आप की एक बहुत बड़ी घटना थी। तो ये भी रिपन थे, लॉर्ड रिपन थे, उनके उदारीकरण को, उनके एक पोलाइट नेचर को, उनके साफ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसीलिए इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आप कारखाना अधिनियम से देख सकते हैं, इल्बर्ट विधेयक से देख सकते हैं कि कोई तो था जो अंग्रेज़ों को भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, शैक्षिक सुधार इन्होंने किए थे। तो कई प्रकार के इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए थे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। तो लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो 1884 से 88 तक इनका जो है समय रहा था। और अगर एक शब्द में पूछे कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना क्या है, तो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। 1885 में क्या हुआ था, INC की स्थापना हुई थी, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी AO ह्यूम साहब के नेतृत्व में। ठीक है, AO ह्यूम साहब के नेतृत्व में क्या हुआ था, INC अर्थात इंडियन नेशनल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये बातें आपको याद रखना, एक लाइन में क्या याद रखें, तो ये याद रखना है आपको। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 1885 से 88 के बीच में हुआ था। इसी समय पर क्या था, बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। ये सब पता है, बम्बई में हुई थी और AO ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। अब हम आपके लिए एक ये INC जो है, हम इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को शॉर्ट में INC लिख रहे हैं, इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे काफ़ी डिटेल में, वहीं पे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाइसराय की, तो लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में। तो 1888 से 94 तक इनका शासन रहा था। मुख्य अगर हम बात करें तो भारत अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, जिसको कि डूरन रेखा कहते हैं, उसका निर्धारण जो है किया गया था। और 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। पहला कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, तो रिपन के टाइम पर लाया गया था। और दूसरा कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, तो वो लैंसडाउन के टाइम पर लाया गया था, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था और सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। अब सोचिए कि यहाँ तक 1891 तक छुट्टी ही नहीं मिल रही, कंटिन्यू डेली काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या कुछ होता था उस समय पर। और भारत परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया गया था। ये चीज़ें जनरली हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। 1894 टू 1899 तक इनका जो है समय रहा था। इतना स्पेशल इनका कार्यकाल नहीं है, लेकिन इनके कुछ एक सेंटेंस याद रख लीजिए कि इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर ही जो है विजित किया गया है। विजिट नहीं है ये, ओके, विजित है। ठीक है, विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसी के समय भारत के कई क्षेत्रों, मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में अकाल पड़ा था और चित्राल विद्रोह भी इनके समय पर हुआ था। ठीक है, चित्राल विद्रोह का भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों हाँ, और स्पेशली पुणे में आपको सबको पता है 1897 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जब हम क्रांतिकारी घटना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं हालांकि, लेकिन आपको अगर वो टाइम पीरियड याद है और ये इनका ये पता है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पूना में प्लेग का प्रकोप फैल गया था और चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश की क्या करी थी, हत्या कर दी थी।
तो ये भी इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो दोस्तों अब हम लॉर्ड कर्जन है इसका नेक्स्ट हमारा वीडियो, जिसके बारे में हम कब बात करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अभी के लिए इतने ही। और अगर आपको हमारा ये जो है वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।